अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूँ हुसैन लियाकत। और आज बहुत सारे इश्यूज़ पे बात होगी। स्पेशली कल एक इजलास होना है जिसमें ये फैसला होगा कि हम इंडिया जाएंगे या नहीं जाएंगे। और उस इजलास की जो सदारत है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। उसमें एहसान मज़ाहिर साहब होंगे, आज़म तारड़ होंगे, मरियम औरंगज़ेब होंगी, कमरुज़्ज़मान कायरा होंगे, बहुत से और जो है ना मेम्बरान भी होंगे, शायद इंटेलिजेंस के और इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हों जो कि फैसला करेंगे कि क्या हमें इंडिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा और भी पीसीबी में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। फिर आपने देखा होगा कि डेट्स आ चुकी हैं अफगानिस्तान के खिलाफ जो हमने खेलनी है सीरीज़, उसकी चीफ सिलेक्टर कोई नहीं है, क्या होगा। फिर उसके बाद एशिया कप की सिलेक्शन होनी है, फिर वर्ल्ड कप की सिलेक्शन होनी है। तमाम तर टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सिलेक्टर और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब इकबाल कासिम साहब। इकबाल भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जनाब। इकबाल भाई, सबसे पहले तो एक ऐसा सवाल करूंगा जो कि हमारी जो हलके हैं स्पोर्ट्स के, उसमें बड़ा इन है कि शायद एक दफ़ा फिर आपको चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो मैंने कहा सबसे पहले आपसे तस्दीक कर ली जाए कि क्या आपसे कोई रब्ता हुआ पीसीबी की जानिब से? नहीं, अभी तक कोई रास्ता नहीं है। अगर हुआ तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। और क्या समझते हैं, अगर रब्ता हुआ तो आप विलिंग हैं एज ए चीफ सेलेक्टर काम करने के लिए? तो ऑल डिपेंड करता है ना कि क्या बात करते हैं, कैसे क्या वो चीज होती है, क्या निगोशिएशन होती है। तो अभी से मैं नहीं कह सकता क्या होगा। लेट्स सी, पहले तो अपना वो डिसाइड करेंगे ना, उसके बाद ही बताएंगे। ठीक है इकबाल भाई, इससे पहले भी जब आप चीफ सेलेक्टर थे टीम बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड थी और टीम के रिजल्ट्स अच्छे थे। सो अगर अब बात की जाए तो अब काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होगी सिचुएशन आपके लिए, क्योंकि पे दर पे सीरीज़ भी है आपकी ओडीआई की अफगानिस्तान के साथ, फिर एशिया कप भी है। तो एक चैलेंजिंग जॉब होगी ये अगर आपको मिल गई तो। नहीं, किसी की भी नहीं। मैं समझता हूँ कि मेरे अपनी की बात नहीं है। एक जनरली बात करूँगा मैं आपसे कि जो टीम अभी खेल रही है ना, वो माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है और लड़के भी अच्छी फॉर्म में हैं। बाबर आजम की कप्तानी भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही है, लड़कों की फॉर्म भी अच्छी हो रही है। तो वो पूल मेरा ख्याल है कि वो जो पुरानी सिलेक्शन कमेटी थी उसने ये सब चीजों को माइंड में रखकर अफगानिस्तान और एशिया कप और ये सब रखकर ही एक पूल बनाया था। आई थिंक इसमें इनके जो मिक्की ऑथर हैं वो भी शामिल थे। वो तो 25-30 लोगों का पूल वो बना के गई है जो इन लोगों की कंसल्टेशन से बनी हुई है। तो ऐसा प्लेयरों की लिस्ट है, प्लेयर जो अच्छे प्लेयर हैं उनकी तो लिस्ट बनी हुई है और उनके पास मौजूद है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ हाँ, थोड़ी तकलीफ जरूर होनी है क्योंकि आप जब कोई नया आदमी आता है, टेक ओवर करता है, तो उसको प्रॉब्लम तो होती है। तो वो तो होती है, टीडिंग प्रॉब्लम तो होंगी, लेकिन मेजर चेंजेस की कोई इसमें गुंजाइश है नहीं। अच्छा इकबाल भाई, एज ए चीफ सेलेक्टर आप पहले भी टीम के साथ रहे, तो ये बताइए कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स कोई भी चीफ सेलेक्टर अगर आप भी आते हैं या कोई और भी आता है तो वो आउट ऑफ बॉक्स कुछ ना कुछ एक दो चेंजेस कर सकता है, या फिर इसी पूल से ही 25-30 लड़कों के पूल से ही टीम सेलेक्ट होगी? बाबू बात ये तो बहुत शॉर्ट वो है ना। देखिए, एशिया कप अभी साउथ अफगानिस्तान से सीरीज है, साउथ और उसके बाद एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो ये 1-2 महीने के अंदर ये 2-3 सीरीज है, बहुत वेरी क्लोज है, जिसमें अब गुंजाइश है नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें कोई तब्दीली की जाए या इसके अंदर कोई चेंजेस की जाए। हाँ, इक्का दुक्का ऊपर नीचे इंजरी अगर किसी की हो गई है या किसी की फॉर्म नहीं है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वो भी एक ब्लॉक है, उसके अंदर से ही आप निकालें प्लेयर, क्योंकि वो ऑलरेडी छानबीन करके रखा गया है। तो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजन में खेल रहा है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा इकबाल भाई, वैसे तो विकेट कीपर तो हमारे पास रिजवान ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं एज ए बैकअप विकेट कीपर, अगर रिजवान को कुछ खुदा न ख्वास्ता कोई इंजरी हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, बीमारी भी हो जाती है, बहुत 1.5 महीने का ये एक लंबा टूर्नामेंट है, स्पेशली वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए, तो क्या आप समझते हैं कि हारिस या फिर सरफराज, इन दोनों में से कौन सी बेटर चॉइस होगी? क्योंकि हारिस के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आपको पता है अहमदाबाद में हमारा मैच है इंडिया के साथ, क्राउड वहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। और इस तरह की सिचुएशन में कौन अच्छा विकेट कीपर साबित हो सकता है बैकअप के तौर पे? देखिए, आपका शुक्रिया, ये सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से
इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो बहुत मुश्किल आगे सीरीज है। एशिया कप है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है, इंडिया में जाके इंडिया से खेलना है। अफगानिस्तान, इवन अफगानिस्तान की टीम जो है वो प्रोग्रेसिवली अच्छी होती जा रही है, बहुत कॉम्पिटिटिव खेलते हैं वो। मैं समझता हूँ कि हमको बेस्ड एक्सपीरियंस को ज्यादा बेस्ड करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस की वजह से वो क्राउड का जो प्रेशर है, ग्राउंड का जो प्रेशर है, बड़े स्टेडियम का जो प्रेशर है, टीमों का जो प्रेशर है, वो एक्सपीरियंस बंदा ले सकता है। यंगस्टर्स जो है वो इतना उसको अभी उसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, हारिस जो है वो अच्छा प्लेयर है, आई थिंक वो तीसरे नंबर पे आप उसको रख सकते हैं। पहला रिजवान और सरफराज, ये दोनों 1-2 हो। और अभी सरफराज की फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, रिजवान की भी अभी बेहतर हो गया पिछले मैच में खेलने से, इसकी इंजरी की वजह से। मगर अगर ये फिट हैं तो ये दोनों पहले होने चाहिए, उसके बाद तीसरे नंबर स्टैंड बाय के तौर पर हारिस को होना चाहिए। अच्छा, 2014 में आप हमें याद है जब आपने सरफराज को एक दफ़ा फिर टीम में लाया था और उसके बाद सरफराज कप्तान भी बने, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। तो ये मेरी एक राय है, इससे कि आप इत्तेफाक करते हैं कि सरफराज जो है वो टीम के साथ जल भी बहुत ज़्यादा है और वो एज ए मेंटोर भी बड़ा लड़कों को बैकअप करते हैं और उनका टीम के साथ होना भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं है जी। एक्सपीरियंस जो है वो बड़े इवेंट के लिए ही फायदेमंद होता है। छोटे इवेंट में या छोटी सीरीज के अंदर आप बेशक तजुर्बात कर लें, नए प्लेयर खिला दें, कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन बड़े मैचेस में अब इंडिया में खेलना है तो आपको एक बड़ा प्लेयर चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, जिसके 2-4 टूर हुए हो, 5 टूर हुए हो, उसको मतलब आइडिया हो उसको कि ये प्रेशर कैसे ले, ठीक है ना। अगर आप वो सस्टेन नहीं कर सके तो फिर आपकी मैच ही आप के हाथ से निकल जाएंगे। जीते जीता मैच आ जाते हैं बंदे प्रेशर ना लेने की वजह से। तो इसलिए जरूरी है कि एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए। और रिजवान और सफाज और एबली बहुत अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं और अच्छा ये मुइन और राशिद लतीफ की स्टोरी बन जाती है जो पुराने जमाने में थी। जी हाँ। अच्छा इकबाल भाई, आप खुद भी स्पिनर रहे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे और लेफ्ट आर्म स्पिनर वैसे बहुत कम ही हमने देखे हैं। आपके बाद आई थिंक अब्दुल रहमान आए थे, आजकल मेहरान मुमताज़ जो है वो इमर्जिंग कप खेल रहे हैं। सो ये बताइएगा कि आप बेंगलोर के हीरो भी हैं और इंडियन कंडीशंस में क्या अभी भी स्पिन का जादू चलेगा या डिफरेंट ट्रैक्स पे डिफरेंट विकेट्स हमें नजर आएंगी? देखिए, ये T20 नहीं है, ये T10 या ये है पूरा 50 ओवर का मैच। जी हाँ, ठीक है ना। तो 50 ओवर के वर्ल्ड कप के मैच के अंदर लंबी इनिंग होती है, इसमें हर चीज आपको उसके हिसाब से करनी। शॉर्ट वर्जन नहीं है बहुत। T20 में तो आपको 4 ओवर करने होते हैं ना भाई, आप आराम से जल्दी से किसी से भी खिला दे, करवा दे। ये बाकायदा से आपको 10 ओवर करने हैं, यानी हर बंदे ने 10 ओवर करने हैं। तो ये अच्छी खासी मतलब लंबी क्रिकेट होती है और इसमें आपको स्पिनर जो है वो भी फायदेमंद देता है, विकेट भी वेयर एंड टेयर होती है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया में वैसी तो स्पिन नहीं होगी जैसी आप टेस्ट मैच में देखते हैं, ज़ाहिर फ्रेश विकेटें होंगी। तो इसमें हाँ ये है कि कहीं कहीं किसी जगह थोड़ा बहुत आपको स्पिन मिलेगा, नहीं तो गेंद आपको स्लो पेस के साथ मिलेगी। उसमें आपको स्पिनर काम लाइन लेंथ अच्छी हो जिस स्पिनर की, तो वो फायदेमंद हो सकता है उसको। अच्छा स्पिनिंग डिपार्टमेंट में इकबाल भाई, हमें क्या वजह है कि हम उस तरह के क्वालिटी स्पिनर्स हमारे पास नहीं है? मतलब आप देखें, राशिद की मिसाल ले लें, हसरंगा की मिसाल ले लें। हमारे यहाँ ठीक है शादाब अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन जब से वो बैटिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो वो बॉलिंग में बस इकोनॉमिकल वाला फैक्टर ही रह जाता है। कोई इतना ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है वो बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर रहे। तो इतने ज़्यादा क्वालिटी के स्पिनर हम प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? आप क्या वजह समझ रहे हैं? देखिए, अभी राइट आर्म लेग स्पिनर में अभी लड़का आया है अबरार। जी हाँ, ये अच्छा है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। ये अबरार अच्छा है, उसामा एक लड़का था वो अच्छा है। ये अपने क्या नाम शादाब अभी खेल रहे हैं, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो राइट आर्म लेग स्पिनर का तो मैं समझता हूँ कोई इतना हमारा मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं आता है। हमारे को प्रॉब्लम आती है फिंगर स्पिनर्स में, और ये जो T20 की वजह से आपको जो है ना फिंगर स्पिनर्स आपको एक ऑलराउंडर की हैसियत पे लेना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि वो शॉर्ट वर्जन होते हैं, तो इसमें यही चीज कैरी ओवर कर गई है वनडे के अंदर
क्या वनडे में भी आपको एक ऐसा बॉलर जो बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके, जैसे इफ्तिखार है, जी हाँ। वो आपको ऑफ स्पिन करके देता है और बैटिंग भी करता है। अब आपका आगा है, लड़का अब आया, वो भी गेंद वो अच्छा करता है, ऑफ स्पिन करता है, ये करता है। तो मैं समझता हूँ कि स्पिन डिपार्टमेंट में हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो बॉलिंग और बैटिंग जो कर सकते हैं, वो दो तीन लड़के अच्छे हैं, वो ये कवर कर सकते हैं। उनमें ये क्वालिटी है कि वो बॉलिंग अच्छी कर सके। इकबाल भी लेफ्ट आर्म स्पिनर आप थे, आपका एक बड़ा नाम और मुकाम था टेस्ट क्रिकेट में भी, ओडीआई में आप चले उस वक्त थोड़े कम गेम खेले, उसके बाद हमने देखा अब्दुल रहमान आए। अब जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में इमर्जिंग एशिया कप आपने भी देखा होगा, मेहरान मुमताज़ बिल्कुल आपकी तरह ही स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, फिर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं सुफियान मुकीम, ये भी आ रहे हैं। और इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि आगे जाके इन्होंने लंबी क्रिकेट तो खेलनी होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर तो हमारे पास बहुत कम है। आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, फास्ट बॉलर जो है ना, वो तो नौजवान बॉलर हो वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसके पास पावर होती है और फास्ट बॉलिंग में पावर का ज्यादा इस्तेमाल है। आप ताकत चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, आपको बाउंसर करना आता हो, आपको स्पीड से यॉर्कर करना आता हो, बस ये दो तीन चीजें होती है। मगर स्पिन में आपको तजुर्बे की जरूरत होती है, आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो ये जो बच्चे जो आज जिनके नाम लिए नए स्पिनर्स हैं, ये आ रहे हैं, ये इनको ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस और साइड मैचेस और टूर्स ये कराएं, ताकि इनका एक्सपीरियंस बढ़े। और क्योंकि स्पिन में तो आपको पास देखिए कोई डराने वाला काम तो होता नहीं है, अकल का इस्तेमाल है। अब अकल का इस्तेमाल तो जब ही आएगा जब वो मुस्तकिल चौके चक्के खाएंगे और रन देंगे, फिर विकेट लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता विकेट को रीड करना सीखेंगे, फिर कहीं जाके तजुर्बे से आएगा। तो इसलिए जितना मैक्सिमम हो सके इन बच्चों को छोटे लेवल पे एक्सपोजर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा टूर कराइए, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाइए, वनडे क्रिकेट पाकिस्तान में होती है उसमें सेलेक्ट कराइए, पीएसएल में सेलेक्ट कराइए। इस तरह से ये बच्चे जो है ना ज्यादा मैच खेलेंगे, ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा और ये ज्यादा तजुर्बा गेन करेंगे। इकबाल भी आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की, आपको पता होगा, आप भी खबरों को देखते होंगे कि अभी तक तो हम ये फैसला ही नहीं कर सके कि कितने रीजन होने चाहिए, कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए। आप अपनी कीमती राय देना चाहेंगे इस हवाले से कि इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हमने करना क्या है, रीजन डिपार्टमेंट्स का क्या कुछ हल होना चाहिए? देखिए, एक तरह तो ये बात डिसाइड करें कि आपने अगर 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको वो जो पिछला सारा सेटअप था उसको पूरे को रिवाइव करना है उसी पैटर्न के लिए, ठीक है जी। अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है विद चेंजेस, तो फिर ये आपकी जो कमेटियां बनी हुई है, आपकी जो मैनेजिंग कमेटी बनी हुई है, उसको लेके आए, उसमें सारे नुमाइंदे मौजूद हैं, बहुत सारे एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन भी है, बहुत सारे वैसे भी लोग मौजूद हैं। तो उनको बताएं कि भाई ये हम करना चाहते हैं, तो फिर ताकि वो ज्यादा बड़े लोग इसमें शामिल हो और वो फैसला करें, बजाय इसके कि दो चार आदमी मिलकर फैसला करेंगे, फिर हर एक को गिला होगा। वो रीजन वाला बोलेगा मुझे नहीं लिया, वो बोलेगा मुझे नहीं लिया, बोला मुझे नहीं लिया, हमारी टीम को नहीं लिया। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ सियालकोट रीजन की, राशिद भाई ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि यहाँ लड़के, और सही बात तो सही उनकी कि ज्यादा से ज्यादा लड़के वहां से आए और इसलिए इनकी टीम को मिलना चाहिए, राइट, आई एग्री। अगर पिछला बेस बनाते हैं तो फिर पिछले बेस में कहाँ थी सियालकोट, अगर थी तो उसको होना चाहिए और नहीं थी, और अगर इसको पीछे रह गई थी पॉइंट टेबल पे तो फिर वहीं से फैसला शुरू होना चाहिए जहाँ से टूटा था। अब ये सब डिबेटेबल चीजें हैं, अब ये फायदेमंद भी हैं और थोड़े से इसके अगेंस्ट भी बातें जाती हैं। तो अब 16, कोई कहता है 8 रीजन, कोई 16 मैंने, कोई कहता है 16 रीजन दिए थे, कोई तो वो इनकी अपनी कमेटी जो बड़ी वाली है, मैनेजमेंट कमेटी है जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, वो उसमें ले जाए, उसमें फैसला करा लें। अच्छा, राशिद भाई का आपने जिक्र किया, राशिद भाई ने अपनी 16 रीजन की बात की, सियालकोट की भी बात की, लेकिन कल उन्होंने नुमान नियाज साहब से एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू में बात की कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीसीबी से, मैं तो जस्ट मुशावरत करने गया था। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि ये पीसीबी हर मामला खामोशी से ही करता है, अगर आपने क्रिकेट कमेटी का जिक्र किया है तो क्रिकेट कमेटी का ऐलान क्यों नहीं करते? नहीं, बात उनकी सही, उन्होंने तो जो बात की वो उनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि क्रिकेट कमेटी अभी, लेकिन हमें तो ऑफिशियली तो नहीं बताया, सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई थी कि मिसबा एडवाइजर की काम करेंगे। अब वो उसके बाद वो टर्न इनटू कमेटी, कैसे कमेटी में टर्न हो गई इसका कोई सर्कुलर नहीं है या कोई ऐलान नहीं है कि उसके कौन से मेंबर्स होंगे और उन मेंबर्स को क्यों लिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा,
ये कोई पता नहीं है, और कितनी तादाद होनी चाहिए मेंबर की ये पता नहीं। कोई भी काम होता है वो कमेटी बनती है तो उसका पूरा एक बनता है पेपर कि ये कमेटी के ये मैंडेट है, ये इतने मेंबर होंगे, इतने इसके लोग होंगे, इसके अंदर इसका पावर होगा, ये एडिशन होगा, ये रिडक्शन होगा, इस तरह से होती है चीजें। मगर हो सकता है कि टाइम कम है, इनके पास वक्त की कमी है शायद, ये इसलिए अभी बहुत सारे मसाइल के ऊपर उनको फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन भी होना है, अभी तो वोट बहुत सारे रीजन जैसे जहाँ इलेक्शन नहीं हुए, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने एडवाइजर तो रख लिया, उसको कमेटी में टर्न किया, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं किया, तो वो राशिद भाई ने आइडेंटिफाई तो जरूर किया है। ठीक। अच्छा, इकबाल भाई, आखिर में 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल ये कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है, करंट बंच ऑफ प्लेयर्स आप देख रहे हैं, क्या चांसेस हैं एशिया कप में भी और स्पेशली वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के? देखिए, मैं तो बहुत उम्मीद हूँ, बच्चों लड़कों ने बहुत, देखिए जो क्रेडिट देना चाहिए वहाँ देना चाहिए। क्रिटिसिज्म जब बनता है जब टीम अच्छा ना कर रही हो, जब टीम अच्छा कर रही हो तो फिर कोई जवाब नहीं है कि हम उसको बेजा तनकीद करें। टीम ने बहुत अच्छा किया, नए लड़कों ने बोझ उठाना शुरू कर दिया। पिछली सीजन में बाबर ने कोई बहुत आते साफ परफॉर्मेंस नहीं दिया मगर बैटिंग में, मगर टीम के दूसरे प्लेयरों ने ये बोझ उठा लिया है। तो सऊद शकील ने उठा लिया, आगा ने उठा लिया, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने, इमाम उल हक ने कहीं अच्छा कर दिया, कहीं शान मसूद ने अच्छा कर दिया, कहीं किसी और ने कर दिया। तो ये चीज जो है ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, जब साइकिल चलने लग जाए ना और सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू करे तो समझे कि टीम जेल होना शुरू हो गई है, टीम अब फॉरवर्ड चल रही है, तो उसको बिला वजह में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि टीम जो है ये काबिल है कि अब जेल हो गई है। अगर अनलेस अगर ये तवज्जो नहीं देंगे और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो फिर अलग बात है। अगर इसी चीज को कंटिन्यू करें, हम्बल पोलाइटनेस के साथ अपनी हार्डवर्क करें, फोकस रहें, कंसंट्रेट करें, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि हम एशिया कप में और अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा ना करें। अच्छा इकबाल भाई, आपने रिजल्ट्स की बात की, रिजल्ट पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए और फिर बाबर आजम के परफॉर्म किए बगैर रिजल्ट प्रोड्यूस किए, तो अगर आप सेटअप में आए, अल्लाह करे आप चीफ सेलेक्टर एक दफ़ा फिर बन जाएं, तो क्या आप समझते हैं कि आप ये मशवरा देंगे पीसीबी को कि ये जो मैनेजमेंट है नई लाई गई है, जो कि कोचिंग स्टाफ है, मिकी ऑथर हैं, इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, पाकिस्तान थोड़ी सी जारियाना क्रिकेट खेल रहा है, इसको कम अज़ कम हमें वर्ल्ड कप तक मौका देना चाहिए? मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वर्ल्ड कप तक आप इस चीज को अगर आप छेड़छाड़ करेंगे ना तो आप, अल्लाह ना करे कोई 19-20 हुआ तो सारी बुराई जो है ना वो नए सेटअप पे आ जाएगी और वो डिलीवर कर सके नहीं कर सके, ये सारी बहुत सारी चीजें है ना। तो एक चलती हुई चीज को अभी फिलहाल हमारा 2 महीने का टाइम है, इसमें क्यों छेड़छाड़ करें, उसके बाद देख लें वर्ल्ड कप के नतीजे आ जाए, एशिया कप के नतीजे आ जाए, उसके बाद आप जो मर्जी चेंज करें, नई पॉलिसी बनाएं, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करें या एशिया कप की तैयारी करें, वो आपकी मर्जी है। तो इकबाल भाई, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, कल एक कमेटी का इजलास होने जा रहा है और उस कमेटी में ये फैसला होगा कि हमें इंडिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बीइंग ए क्रिकेटर, क्योंकि आप इंडिया में बेंगलोर के हीरो भी रहे, आपने इंडिया में बहुत सारे टूर किए, तो आप क्या समझते हैं कल कमेटी फैसला क्या करेगी, और वैसे आपकी राय क्या है कि क्या हमें इंडिया जाना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए या नहीं? पहले तो ये है कि जो हमारी हुकूमत फैसला करेगी वी ऑल बैकअप, हमें उसको मानना चाहिए, नंबर 1। अब अपनी तौर पे, जाती तौर पे जो राय है वो है, ज़्यादा बात है वो। मेरी राय तो ये है कि सब इंडिया पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के मुल्क में जाएं, खेलें और अच्छा परफॉर्म करें। पब्लिक देखना चाहती है, दोनों तरफ की पब्लिक इंटरेस्टेड है कि अच्छा गेम हो, तो वो इसी सूरत में हो सकता है कि दोनों टीमें खेलें। अब के बाद इस वक्त एशिया कप में तो हम जाहिर है, वर्ल्ड कप में हम आईसीसी के मेंबर हैं और हमें आईसीसी की जो भी कंडीशंस है उसको पूरा करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम पे फाइन लगेगा और नहीं करेंगे तो आपको पॉइंट्स आप टेबल में आपको नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पहले इंडिया के बारे में सुना था। इंडिया जब वहां से एक याद पड़ता है कि एक बार उन्होंने वॉकओवर दे दिया था, तो फिर उसके पॉइंट चले गए थे, फिर उनको फाइन भी हो गया था। तो फिर ये एक बदमज़गी का सा माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आईसीसी के एक अच्छे मेंबर की हैसियत से उनको भी पता चले कि हम सारे विद इन द लॉ और आइन के तहत काम करते हैं,
तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक हो गया। इकबाल कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें और डिफरेंट इश्यूज़ पे बात हुई कि चीफ सेलेक्टर का नाम चल रहा था इकबाल भाई का, वो भी हमने इनसे पूछा। इसके अलावा इंडिया के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, वर्ल्ड कप के में हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात हुई, बहुत सारे इशूज़ पर बात हुई। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो कुछ नए मेहमानों के साथ नई डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो में अब बात करेंगे उस इजलास के हवाले से जो कि कल बिलावल भुट्टो साहब के सरबराही में होगा और उस इजलास में ये फैसला होगा कि पाकिस्तान की टीम को इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस इजलास में एहसान मज़ाहिर साहब मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं, आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद हैं, असद महमूद साहब मौजूद हैं, कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं और तमाम तर मेरा ख्याल है कि PTM की कोई ऐसी जमात नहीं है जो इस इजलास में मौजूद हो, चाहे उसका क्रिकेट से ताल्लुक है नहीं है। इस तमाम तर इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहरियार मलिक साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं और कराची से हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी साहब ने। सिद्दीकी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगा, कल एक इजलास होगा और इस इजलास में हम ये फैसला करने लगे हैं कि क्या हमें इंडिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पहले तो ये बताएं कि ये इजलास जो है वो एक ही होगा या फिर इसकी कुछ सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो अब जाने वाली है। जी देखें, सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे लेने के लिए। और कल जो इस्लामाबाद से खबरें चली हैं उसमें तो ये पता लगा है कि इस कमेटी का पहला इजलास होगा, यानी इसका मतलब है कि और भी इसके इजलास होंगे और जिसके बाद सिफारिशात जो है वो मुरतब की जाएंगी। अब जाहिर है जब उनको सिफारिशात मुरतब करनी है तो ये सब कुछ एक ही इजलास में नहीं हो सकता, इसके लिए आपको 3-4 इजलास की ज़रूरत होगी और उसके बाद सिफारिशात मुरतब होंगी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारत जाने का फैसला होगा। लेकिन मुझे लगता है ये कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप देखें अभी पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो भारत गई है और कल चेन्नई में आपने देखा कि उनका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है और वहां पर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की हॉकी टीम खेलेगी। तो क्रिकेट टीम को भी जो है वो इजाजत मिल जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आपको पता है कि ICC है, BCCI इनसे राब्ते में है, जो कि शेड्यूल की भी मामला चल रहे हैं, उस पर भी पाकिस्तान ने जो चेंज हुआ है शेड्यूल थोड़ा सा, उस पर भी गो अहेड दिया है। तो सिफारिशात जरूर मुरतब होंगी, फॉर्मेलिटीज जरूर पूरी होंगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी टीम भी शायद भारत का दौरा करे और वो भी अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करे। लेकिन लगता यूं है कि माजी की तरह, जिस तरह पहले भी होता रहा है कि पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी और खेलेगी। और जो हाइब्रिड मॉडल था एशिया कप का, वो हमारी एक शर्त थी गो कि हमने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को, भारत को जो है वो पाकिस्तान लाकर खिलाया जाए, लेकिन उसमें शायद कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इस हद तक कामयाब हो गए कि हाइब्रिड मॉडल मनवाने में BCCI से जो है वो कामयाब हो गए। तो अब लगता है कि पाकिस्तान की टीम भी वहां पर वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। ठीक हो गया। शहरी भाई, आप क्या समझते हैं मलिक साहब कि क्या हमें कुछ सख्त फैसले देखने को मिलेंगे? वैसे तो मैं एग्री कर रहा हूँ इमरान सिद्दीकी साहब से कि कुछ खाना पूरी होगी, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। मेरा भी यही ख्याल है, ये मोर और लेस ये थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स भी आप कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को भी टिल द लास्ट टाइम हम कोई अपना डिसीजन ना शो करें। बट ऑफ कोर्स कोई रीज़न लगता नहीं है कि नहीं जाएंगे भी और उनकी शराइत पे खेलेंगे भी, क्योंकि हम लोग वीक हैं और वो स्ट्रॉन्ग। अच्छा, सीधा सीधा ठीक। अच्छा, ये बताएं कि सिद्दीकी साहब, ये जो हॉकी की आपने बात की, चेन्नई में बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, फिर हमारे प्लेयर्स, हमारे कोचेज़ के आपने वीडियोस भी देखी होंगी, बड़े वो खुश थे, बल्कि पंजाबी में वहाँ पे बोल रहे थे। सो ये जो सारी सियासत है ये क्रिकेट के इर्द गिर्द क्यों घूमती है? हम देखते हैं कबड्डी टीम भी चली जाती है, वो भी आ जाते हैं, हॉकी टीम भी चली जाती है, वो भी आ जाते हैं, फुटबॉल टीम ने अगर जाना है वो भी चली जाती है। अभी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के आई थिंक सितंबर में वहाँ पे टूर्नामेंट है, वो भी जाएंगे, लेकिन क्रिकेट में आके फिर सियासत हो जाती है। देखें, ये मसला वैसे अगर हम देखें तो BCCI अपनी गवर्नमेंट पे डालता है, लेकिन हमें जो ऐसा लगता है कि शायद प्रॉब्लम उनकी गवर्नमेंट नहीं है, BCCI है। अगर उनकी गवर्नमेंट को पाकिस्तान की टीमों से मसला हो तो उनकी ब्रिज टीम जो आपको पता है अभी लाहौर में खेल के गई है, फिर हमारी हॉकी टीम वहां जाकर खेल ली है और कबड्डी के भी तबादले होते रहते हैं। भारत की टीम भी यहाँ पर आती है, पाकिस्तान की टीम भी भारत में जाकर खेलती है। तो दीगर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता हमें। बहुत अच्छे वहां पर भी हमारे
खिलाड़ियों का इस्तकबाल होता है बहुत अच्छा। यहाँ पर हम लोग भी उनका इस्तकबाल करते हैं क्योंकि एक ही कल्चर है, एक ही जो है हमारा रहन सहन है। तो लगता यूं ही है कि हमें जो ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ही एक प्रॉब्लम है, वरना उनकी गवर्नमेंट, आप देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ब्रीफ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है कि हमें वर्ल्ड कप में शिरकत क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है। इसी तरह बीसीसीआई भी अपनी ही गवर्नमेंट को जो है वो ब्रीफ करता है। तो बीसीसीआई का ही प्रॉब्लम है। अगर इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान आप देखें ना, आप ताल्लुकात खराब होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं दोनों बोर्ड्स का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी बड़ी एक तकरीब मुनक्किद की एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस करने के लिए, लेकिन जय शाह ने जो है वो 15 मिनट पहले अपने ट्वीट पर पूरा का पूरा शेड्यूल अनाउंस कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ताल्लुकात खराब है। गो के हमारे उनके बोर्ड की जानिब से बड़ी खबरें सामने आती हैं कि भाई जय शाह और ज़का अशरफ की मुलाकात हुई, एक अच्छे माहौल में हुई, मुस्तकबिल के मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। ये सब अपनी जगह है, लेकिन ताल्लुकात में जो है वो सर्द महरी, तो ताल्लुकात में थोड़ा सा खिंचाव जरूर है। और दोनों बोर्ड्स के दरमियान अगर ये खिंचाव कम होगा, ये बर्फ थोड़ी सी पिघलेगी, तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट को भी कन्विंस करने में कामयाब होंगे। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कन्विंस कर लेता है, उस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी कर सकता है। लेकिन बात ये है कि आपके विल क्या है, आप करना चाहते हो तो करेंगे ना। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड खेलना ही नहीं चाह रहा तो फिर कैसे जो है वो उनको कन्विंस किया जा सकता है। हालांकि अभी भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट को ये बात बावर करा सकता था कि अब अगर हम एशिया कप में वहां नहीं गए तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड कप का हाइब्रिड मॉडल का मुतालबा कर सकती है और ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन आपको पता है कि उनके पास स्पॉन्सर ज्यादा हैं, उनके पास पैसे ज्यादा हैं, तो थोड़ी सी उनकी, आपको पता है, अना भी थोड़ी सी उनकी बीच में आती है। तो ये तमाम जो गेंद है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है। अगर वो चाहें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट को भी वो कन्विंस कर सकते हैं। अच्छा, ये शहरयार मलिक साहब, मुझे भी यही लगता है कि ये सारा जो खेल है वो पैसे का है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी टीम पाकिस्तान ट्रैवल करे या फिर हमारी टीम फ्रीक्वेंटली इंडिया ट्रैवल करे। वो स्पॉन्सर शेयरिंग, समथिंग लाइक दैट, मार्केट जो है वो शेयर हो जाती है। आपको पता है कि पाकिस्तान की डिमांड तो है ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई, मेरा जो ख्याल है ज़ाती, वो तो ये है कि ये फेयर ऑफ प्लेइंग है। उन्हें पता है कि बाकी स्पोर्ट्स की अगर फॉलोइंग 20-30% है तो क्रिकेट की फॉलोइंग 100% पे है। और अगर वो पाकिस्तान से इंडिया में दोबारा हार जाते हैं तो जो उनके साथ होगी, तो मेरे ख्याल में जो लास्ट सीरीज़ भी हुई थी जब जुनैद खान ने परफॉर्म किया था, कोहली को बिल्कुल ज़ीरो किया था हम लोगों ने, तो मेरे हिसाब में मैंने तो जब भी फील किया है कि आई फील कि वो फेयर ऑफ प्लेइंग है कि दिनों कि अगर हम पाकिस्तान इंडिया में जाके अगर इंडिया को हरा देता है तो क्या इंडिया टीम के साथ होगा और क्या ही उनकी आगे गवर्नमेंट वगैरह सब के साथ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कोई बात है। जिस तरह उन्होंने पहले भी आप लोगों ने कहा है कि जो बीसीसीआई है वो इसी चीज़ से, मुझे हमेशा से ही लगता है कि दे फेयर अस प्लेइंग इन इंडिया। लेकिन ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि 10-15 साल से, 10-12 साल से तो वो हमारे साथ खेल नहीं रहे। और आपको पता है कि जब आप एक प्लेयर को खेलते नहीं, आप खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, तो आप उसके साथ इतना फ्रिक्वेंटली अगर नहीं खेलेंगे तो उतना अच्छा खेल नहीं सकते। उसका रिजल्ट आपको ये मिल रहा है कि आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी हरा देते हैं, आप वर्ल्ड कप में भी हरा देते हैं, इमर्जिंग एशिया कप में भी उनको हरा दिया हमने। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि हम लोग अभी बड़े टूर्नामेंट्स में उनको हराना शुरू किया है। अभी इमर्जिंग कप पे भी जिस तरह परफॉर्मेंस दी हमारे लड़कों ने, बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। बट वही बात है, उनके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है उस तरह तो नहीं हम कर सकते। बट मुझे बार बार हमेशा ही लगता है कि वो हमारे से जिस तरह डरे हुए नहीं रहते कि जी डरे हुए कि पाकिस्तान को इंडिया में खेलेंगे अगर, तो उनके माइंड पे सबसे पहले चीज़ ही होती है। जब लास्ट टाइम भी हम खेले, हमारी टीम और उनकी टीम का कंपैरिजन उस तरह नहीं था, हमारी टीम काफ़ी वीक थी। बट जिस तरह हमने उनको हराया था तो वो सारों ने देखा कि किस तरह हराया है, तो उनके माइंड्स पे ये चीज़ बड़ी प्ले करती है कि यार अगर हम हार गए इधर तो हमारे साथ बड़ी बुरी होगी। और मेरे हिसाब में तो इससे बड़ी रीज़न और कोई हो भी नहीं सकती है। सिद्दीकी साहब, एहसान मज़ारी साहब बड़े अहम स्टेक होल्डर हैं कल की मीटिंग में, और मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, बल्कि 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था जज साहब ने भी इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जी कि मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें इंडिया जाना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी बात सुनी जाएगी, आईपीसी के मिनिस्टर हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कल के इजलास के बाद फिर हमें ये खबरें ही हैं कि ये 10 या 12 अगस्त तक ये आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी, सो फिर ये अगर कोई फैसला करके भी जाएंगे तो अल्टीमेटली जब हमारी टीम ने इंडिया जाना होगा तो वो कोई न्यू सेटअप होगा या फिर केयर टेकर सेटअप होगा, तो वो इनके फैसले किस हद तक वैलिडेट रहेंगे उस सेटअप में? देखें, एहसान मज़ारी एक आईपीसी के मिनिस्टर ज़रूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान ने इतना बड़ा कोई फैसला करना है कि भारत नहीं जाना, तो ये फैसला जो है वो मिनिस्ट्री के लेवल पर होगा। ये फैसला फिर वजारत खारजा के लेवल पर होगा, हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक ये जाएगा। ये फैसला ये किसी फिर मिनिस्ट्री पर नहीं होगा। लेकिन बात साफ सीधी है कि बात वहाँ तक जाएगी नहीं। हम लोग
ज़रूर ये इजलास ज़रूर हो रहे हैं। हम शायद हमारी सिक्योरिटी टीम भी जाए, तमाम ये मामलात हों, तमाम फॉर्मेलिटीज़ हों, एहसान मज़ारी की अपनी राय ज़रूर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी सूरत ये नहीं चाहेगा कि भारत जो है हम ना जाएं खेलने के लिए। उसमें ये एक तो आप एक आईसीसी का इवेंट है और आपको इससे जो है वो नताइज भुगतने पड़ सकते हैं अगर आप इतना बड़ा फैसला करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आपने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी करनी है, तो फिर उसमें जो है वो भारत की शिरकत आपको पता है फिर तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी अगर हम इस किस्म का कोई फैसला करते हैं। अभी जो आईसीसी का वक्त आपको पता है यहाँ पर आया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने राम भी किया कि आप वहां जाकर खेलें और हम भी पूरी कोशिश करेंगे, पूरा भारत को कायल करेंगे, कन्वेंस करेंगे कि वो 2025 में यहाँ पर आकर खेलें। तो ये गिव एंड टेक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वहां पर जाना पड़ेगा। अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें थोड़ा सा बैकफुट पर है क्योंकि आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी हम काफी अर्से बात कर रहे हैं। इंडिया तो कई मरतबा कर चुका है, उनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ है। हमने इंडिया को भी यहाँ बुलाकर खेलना है और इंडिया नहीं पूरी जितनी भी टीमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगी तमाम की तमाम को यहाँ पर लाना है, खिलाना है और एक पॉइंट प्रूव करना है ताकि आगे जो साइकिल आएगा 2024 के बाद उसमें 2028 तक मेरा ख्याल है अभी आईसीसी इवेंट्स का फैसला हो चुका है, उसके बाद जो साइकिल आएगा उसमें भी आपको जाहिर बिडिंग करनी होगी। तो ये तमाम तर मामलात हैं। इतना बड़ा फैसला अगर ये लिया जाना होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आगे तक बात जाती और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो शेड्यूल जो आईसीसी ने दोबारा बनाया है उसको एक्सेप्ट करता है, जो कि गुज़िश्ता ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ना सिद्दीकी साहब, ये आपने भी पहले पॉइंट उठाया और ये मैंने भी पॉइंट जो है ना आज नोट किया कि आपकी कंसल्टेशन के साथ ही आपके वेन्यूज़ चेंज हो रहे हैं, डेट्स चेंज हो रही हैं, फिर उसके बाद पीसीबी जो है उस पर रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। आज आपने भी खबरें पढ़ी होंगी, ये खबरें जो है वो हर जगह पे फैली हुई हैं और फिर वही ज़का अशरफ साहब मीटिंग में जाके आई थिंक कोई अपोजिट बयानियाँ तो दे नहीं सकते। बिल्कुल, देखें थोड़ा सा पब्लिक रिएक्शन भी है इसका। अगर हम इसी तरह सीधे सीधे अंदाज में भारत जाने का ऐलान कर दे तो थोड़ा सा पब्लिक रिएक्शन भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने साफ इनकार किया है कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो ये अपनी फेस सेविंग के लिए जिस तरह रमीज राजा ने बड़े बड़े आपको पता है बयानात दिए थे, फिर नजम सेठी ने बड़े बयानात दिए कि अगर वो नहीं आते तो हम भी वहां जाकर नहीं खेलेंगे। तो अब इनको थोड़ी सी फेस सेविंग भी करनी है, फिर गवर्नमेंट के लेवल पर भी जाहिर बात चली गई। तो ये तमाम मामलात हैं। अब देखें फैसला तो होना है कि पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी, सिफारिशात भी मुरतब होनी है, लेकिन ये जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। अब ये डायरेक्ट अगर इस तरह अनाउंस कर देंगे कि हम भारत जाकर खेलेंगे तो फिर थोड़ा सा पब्लिक में जो गुस्सा है उसको भी जाहिर आपने देखा होगा, ट्विटर भी देखते हैं आप, सोशल मीडिया फेसबुक भी देखते हैं, तो लोगों का जो एक राय बनी हुई है कि अगर भारत यहाँ पर नहीं खेल रहा तो हम क्यों वहाँ जाकर खेलेंगे। हालांकि ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं कि वो एक एसीसी इवेंट है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल कराता है, ये एक आईसीसी इवेंट है। हाँ, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत आने से मना करता है तो फिर ये एक आईसीसी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह से भारत को यहाँ पर लाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम तर मामलात अंदर ही अंदर सेट हो रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दिया है, जो कि अभी दोबारा शेड्यूल बनाया गया है जिसमें 2 मैचेस शायद पाकिस्तान के रीशेड्यूल हुए हैं। शायद श्रीलंका का मैच 10 अक्टूबर को खेला जाएगा और पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। अच्छा सिद्दीकी साहब, यहाँ पे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद सिद्दीकी साहब भी मौजूद होंगे। लेकिन सिद्दीकी साहब ने पॉइंट उठाया है उसके हवाले से हमने एक प्रोग्राम भी किया आउटडोर, और उस प्रोग्राम में हमने ये आवाम से जानने की कोशिश की कि क्या हमें इंडिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर 100 लोगों से हमने पूछा तो सिर्फ 3 लड़के थे छोटे छोटे, उन्होंने कहा जी कि हमें इंडिया नहीं जाना चाहिए। तो सारे लोग इंडिया के साथ खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप में और सबकी ये राय थी कि अगर इंडिया में जाके हम इंडिया को हराएंगे तो इसका मज़ा जो है वो और दोबारा हो जाएगा। यहाँ पर वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेकअप, फिर और पीसीबी कुछ इशूज़ हैं उसके हवाले से सिद्दीकी साहब से और मलिक साहब से गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। अब शो में बात करेंगे राशिद लतीफ़ साहब के कुछ बयानात भी हैं और कुछ ऐसे बयानात भी हैं बड़े वैलिड भी हैं। इससे पहले भी हमने ये देखा है कि पीसीबी जो है वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की खामोशी जो है वो इख्तियार कर लेता है। मलिक साहब, आपसे स्टार्ट करूँगी। ये बताइएगा कि ये जो राशिद लतीफ़ हैं, इनको बुलाया भी गया, लाहौर में एक इजलास भी हुआ, उन्होंने सिफारिशात भी दी कि 16 रीजन होने चाहिए, स्पेशली सियालकोट के रीजन को इंक्लूड करना चाहिए। अब कल वो नुमान नियाज़ साहब से बात करते हुए कह रहे थे जी कि मेरा तो पीसीबी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ पे मशवरे देने के लिए गया था। अब हफीज़ साहब के साथ आई थिंक राशिद लतीफ़ साहब भी जो है वो बैक ऑफ हो रहे हैं। सनैन भाई, मैं इतना डीप तो नहीं जानता, बट मैं आई बिलीव कि राशिद लतीफ़ एक थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, तो इन जैसे प्लेयर्स का होना इन बोर्ड सेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तो बोर्ड में किसी के साथ इनके इश्यूज हुए हैं तो वो किसी लेवल पे जाके रिजॉल्व होने चाहिए। और राशिद लतीफ़ जैसे बंदे, इवन अभी तो बोर्ड आया नहीं तो इशू पहले ही हो गए। हाँ जी, अभी तो बोर्ड आया नहीं, इशू पहले ही हो गए। हाँ, इश्यूज पहले ही हो गए हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी एक बंदे के साथ अगर आपका इशू है तो वो रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वी नीड पीपल लाइक राशिद लतीफ़ जिन्होंने इतनी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, फिर उनकी कोचिंग वगैरह का बड़ा दुनिया में नाम है, उनका बड़ा नाम है, उनकी टेक्निक वाइज जिस तरह वो करते हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स हमारे बोर्ड पे अगर होंगे तो ऑफ कोर्स हमें भी फ़ायदा होगा। हमारे जो न्यू जनरेशन आगे आ रही है उनको बड़ा फ़ायदा होगा। राशिद लतीफ़ जैसे प्लेयर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं बोर्ड को भी थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस लेना चाहिए, और राशिद भाई जैसे सीनियर प्लेयर को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान नीड्स यू, तो थोड़ा सा कहीं अगर सॉफ्ट स्टांस लेना है तो प्लीज़ फॉर पाकिस्तान आप थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस ले लें। सिद्दीकी साहब, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ इकबाल कासिम साहब भी मौजूद थे, उन्होंने इस बात से एग्री किया, और वो जो बात थी वो मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा। राशिद लतीफ़ साहब के एग्जैक्ट ही वर्ड थे कि जो ज़का अशरफ साहब है उन्होंने क्रिकेट कमेटी का सोचा तो छोड़ दिया, और ये इसी तरह के जो चीज़ें हैं, प्रोपोगंडे हैं या जो भी बातें वो मार्केट में छोड़ दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल कब होगा, कमेटी कब बनेगी, मामलात कब सुलझेंगे, ये पीसीबी इस तरह मामलात को क्यों लटकाता है? लेकिन जब से नजम सेठी साहब गए हैं उस वक्त के बाद से कोई ऑफिशियल कोई चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमें तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप देखें, आप सुन रहे थे कि मिसबाह उल हक की अपॉइंटमेंट हुई है, वो भी अभी तक ऑफिशियल नहीं की गई है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं राशिद लतीफ़ की, या मैं इसमें एक और नाम अगर ऐड करूं यूनुस खान का, बिल्कुल आप लोगों ने सही पॉइंट रेज किया है कि इन लोगों की पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है, लेकिन ये मसला ये कि दोनों इस तरह के मतलब पर्सनैलिटीज़ हैं कि चल नहीं सकते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। वजह ये है कि हमारा एक कल्चर है कि हमारे जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है वो काम नहीं किया जाता है। एक दूसरे के डिपार्टमेंट में भी आपको पता है मदाखलत होती है, एक दूसरे के काम में मदाखलत होती है। तो ये दोनों पर्सनैलिटीज ऐसी हैं कि ये इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, और पहले ये काम कर चुके हैं, शायद इनके छोड़ने की वजह भी यही थी। अब आपके पास जो ले दे के 4-5 खिलाड़ी बचते हैं, आप उन्हीं के गिर्द घूमते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट जो है, एक नाम जो कि शायद कंसिडर नहीं किया जाता, उसको इतना वैल्यू नहीं किया जाता, सलमान बट एक बहुत ही ज़बरदस्त एक क्रिकेटिंग ब्रेन है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से गेम को एनालाइज करते हैं। तो वो अगर किसी ना किसी कैपेसिटी में जूनियर लेवल पे या किसी क्रिकेट कमेटी में वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करें तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि टीवी पर भी कितने अच्छे वो तजज़िये करते हैं, एक अच्छे प्लेयर भी थे। ठीक है, माजी में उनके साथ एक वाकया हुआ, उन्होंने गलती एक्सेप्ट की, सब कुछ किया, उसके बाद जो है वो उनको माफ़ी भी मिल गई। लेकिन ज़ाहिर सोसाइटी तो आपको एंड तक मतलब छोड़ती नहीं है, बार बार इस चीज़ के ताने जरूर मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी उनकी कैपेसिटी है कि हम उनको किसी शोबे में या किसी भी कमेटी में या किसी क्रिकेटिंग के मामलात में उनको यूज़ करें तो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है सर, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, आप इस बारे में मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे हिसाब में तो ठीक है, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर थे, और आज क्रिकेटिंग ब्रेन भी बहुत अच्छे हैं, क्रिकेटिंग ब्रेन बड़े अच्छे हैं, लगे होते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह भी काफ़ी मैंने उनको फॉलो किए हैं। बट आई थिंक कि जी अगर टेंटेड प्लेयर है तो उससे अगर गुरेज किया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। क्यों, आपके पास ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन। या तो होना कि जी एक वही बंदा रह गया है तो ठीक है, आप उसको ले आए, बोर्ड में ले आए, कि किसी सेटअप पे आप उसको दे दें। बट ऑफ कोर्स इतना टेंटेड प्लेयर है। लेकिन तो एक तरफ आपने मोहम्मद आमिर को वापस खिलाया, अभी भी उनकी बातें हो रही थी सेठी साहब के आने के बाद। दूसरी तरफ आसिफ हैं, वो बेचारे वहाँ पे जाके गाड़ी शाड़ी चला रहे हैं अमेरिका में, आई थिंक सो। और अभी जो है वो सलमान बट है, जिनको हम कुछ भी जो है ना वो देने को तैयार नहीं है। तो हमारा भी जो है ना वो पॉइंट डबल स्टैंडर्ड, इसलिए मैं उससे नहीं कहूँगा कि आमिर को एज का एडवांटेज हो गया था और सलमान बट वाज द कैप्टन एट दैट टाइम, तो सलमान बट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स थोड़ी उससे ज़्यादा आती है। तो ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांगी, हो जाती है, गलती भी हो जाती है, बट फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि अगर तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर सलमान बट अगर आपके पास और ऑप्शंस हैं, यू सी के कोई ना कोई और आ सकता है इसमें,
तो वाई गो फॉर अ टेंटेड प्लेयर, क्योंकि सिर्फ ये लोकली नहीं, आपकी इंटरनेशनली भी उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी, तो वो फिर सारों को खामोश कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि अब ओडीआई सीरीज़ भी होनी है हमारी, अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेट अवे हमने एशिया कप खेलना है, फिर स्ट्रेट अवे आफ्टर 2 वीक ब्रेक वर्ल्ड कप खेलना है। तो ये चीफ सेलेक्टर कब तक अनाउंस होगा, किसको अनाउंस करेंगे, क्यों इतना इंतज़ार किया जा रहा है? इस तरह तो मामलात नहीं चलेंगे, क्योंकि चीफ सेलेक्टर का अनाउंस होना तो बड़ा लाजमी है। बिल्कुल हसनैन, मैं आपकी ये सवाल पे जरूर आता हूँ, लेकिन शहरियार साहब की मैं बात का थोड़ा जवाब दे दूं। देखें, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई टेंटेड प्लेयर आके कोई काम कर रहा है। ये मैंने भी जवाब देना चाह रहा था, आप दें। हाँ, अभी आप थोड़ा ज्यादा पीछे न जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सब बड़े बड़े लेजेंड बने हुए हैं। तो हाँ, क्योंकि वो 92 या 96 से उनका अगर ताल्लुक है तो उनको कोई कुछ कहता नहीं है, उन पे कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। ये वाले प्लेयर जो है हमारे नए वाले, वो अगर कुछ कर दें तो ज्यादा क्रिटिसाइज होते हैं। तो ये एक छोड़े कि लंबी बहस है, इस पर काफी पूरा तवील एक प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन आपने जो बात की चीफ सिलेक्टर की, देखें, अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सिलेक्टर अनाउंस करना है या सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करनी है तो फौरी तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि आपको शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 30 अगस्त तक आपको इनिशियल स्क्वाड अनाउंस करना है वर्ल्ड कप का। उसके बाद 15 सितंबर तक आपको फाइनल स्क्वाड अनाउंस करना है। तो फिर अगर आपके चीफ सिलेक्टर को 20-25 दिन भी ना मिले टीम बनाने के लिए, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एक्सेप्ट करेगा? सबसे पहले तो आपने उसको राजी करना है कि आप इस पोस्ट पे राजी हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स शायद ये नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड कप की स्ट्रेट अवे वो चीफ सिलेक्टर का ओहदा संभालें और स्ट्रेट अवे वर्ल्ड कप की टीम जो है वो अनाउंस करें। तो ये तो बहुत ही रेयर है, ऐसा होता नहीं है कहीं पे भी। आप देखें, पूरी जो वर्ल्ड कप में जितनी भी मजीद टीमें शिरकत कर रही हैं, उन्होंने अपने तकरीबन प्लेयर्स जो हैं वो फाइनलाइज कर लिए हैं। अब तो वो प्रिपरेशन पे तैयारी कर रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा कोच कौन होगा वर्ल्ड कप में। अभी आप देखें ना ज़का अशरफ का कल का इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा है कि कोचेस के हवाले से हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। तो भाई 2 महीने पहले कौन से कोचेस तब्दील होते हैं, कौन सी सिलेक्शन कमेटियां अपॉइंट होती हैं, इससे प्लेयर्स भी आपके डिस्ट्रैक्ट होते हैं। पता है, अब जो भी नया चीफ सिलेक्टर आएगा या कोच आएगा वो अपने प्लान के मुताबिक आएगा। अभी जो खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो इस मैनेजमेंट के मुताबिक कर रहे हैं। तो ये खिलाड़ियों पर भी बहुत इसका असर पड़ता है, बार बार तब्दीलियों के ऊपर। और मुझे लगता है कि ज़का अशरफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पहले भी रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उनको ये तमाम मामलात में कैप्टन को जरूर एतमाद में लेना चाहिए। बाबर आजम से उनकी जरूर मुलाकात होनी चाहिए कि हाँ, क्या आया हमें चीफ सिलेक्टर अनाउंस करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तो अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके 12 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वो तो मुकम्मल तौर पर फाइनल है। सिर्फ 3 स्पॉट की आपको जरूरत है, जो कि एक बैकअप विकेट कीपर है, एक फास्ट बॉलर आपका मजीद कौन होगा, क्योंकि लास्ट सीरीज में आपके एहसानुल्लाह थे, वो इंजर्ड हैं। तो बाकी तो आपकी पूरी टीम फाइनल ही है। सिर्फ 2-3 कॉल आपने लेनी है, तो वो आप कैप्टन और मैनेजमेंट जो हेड कोचेज हैं उससे पूछकर भी ले सकते हैं, ना कि इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी। बैकअप के लिए सैफी भाई को ले जाए ना सर, सैफी भाई को ले जाइए। क्या जो है ना, एक नया खाता हमने खोलना है। सैफी भाई जो है ठीक है ना, मैं समझता हूँ कि सैफी भाई 50 ओवर में अच्छे बैकअप विकेट कीपर हो सकते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात की है, गफार के साथ हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हारिस आपके बैकअप विकेट। मैंने कहा हारिस जिस पोजीशन पर रिजवान खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में, हारिस क्या उस पोजीशन के लिए सूटेबल है? अगर आप कहेंगे हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप इंसाफ कर रहे हैं। मतलब वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। 4-5 नंबर पर अगर रिजवान बैटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सूटेबल सरफराज अहमद ही हैं, क्योंकि स्पिन होगी, मिडल ओवर्स में बैटिंग आएगी। हारिस उसके लिए सूटेबल नहीं है। हारिस आपको शुरू के 5-10 ओवर और एंड के 5-10 ओवर जरूर एक अच्छा कैमियो खेल कर दे सकते हैं, लेकिन वो इस तरह के प्लेयर्स नहीं है कि अगर आपके ऊपर से 1-2 विकेटें गिर जाएं तो नीचे से वो इनिंग्स को बिल्ड कर सकें। इस तरह के वो आपको प्लेयर्स नहीं है। तो मैं तो कल भी ये बात कर रहा था कि आपके बैकअप विकेट कीपर तो 50 ओवर वर्ल्ड कप में सरफराज ही होने चाहिए। आप देखते हैं कि मैं समझता हूँ कि सिद्दीकी साहब आंखें बंद करके ना हमें ये फैसला करना चाहिए सरफराज के हवाले से। और सरफराज एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि एज ए मेंटोर भी वो काम कर सकते हैं। बच्चों के साथ बड़ा अच्छा जो है ना उनका रिलेशन है। सर अभी खबर आई है, शायद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, और वो जब ये बात कर रहे थे तो खबर ये आई है कि कोचिंग स्टाफ के हवाले से ये फैसला कर लिया गया है कि कम से कम अगले 2-3 महीने के लिए वो चेंज नहीं होंगे। मैं भी यही कहने लगा था, मैंने भी मिसबाह उल हक का सुना है, बट वो इनकी बात भी ठीक है कि अभी तक मिसबाह उल हक की अपॉइंटमेंट हुई नहीं है। बट उन्होंने बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बगैर ये वर्ल्ड कप से पहले
कोचेस चेंज नहीं होंगे। तो जिस तरह आप लोगों ने भी कहा है कि सबसे पहले आप अपनी टीम तो फाइनलाइज करें भाई, ताकि सारी अनसर्टेनिटी तो खत्म हो। टीम तो जिस तरह उन्होंने कहा है कि 12 प्लेयर्स ऑफ कोर्स वो तो हमारे फाइनल हैं, 3 स्पॉट्स हैं। और सरफराज की जिस तरह आप लोगों ने बात की, इंडिया में बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ बहुत अच्छे हैं, स्वीप बड़ी अच्छी मारते हैं। तो सरफराज के तो साथ जाना चाहिए हमें, या तो अगर लेटर एंड पे आपको चाहिए तो ऑफ कोर्स फिर मोहम्मद हारिस भी कंटेंडर हो सकते हैं, बट वो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर। मेरा ख्याल है कि सरफराज के होते हुए अभी हारिस को इतने बड़े स्टेज पे एग्जैक्टली सरफराज ही दैट विल बी अ गेम्बल। देखें चल सकते हैं नहीं चल सकते, वो वर्ल्ड कप में भी आगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्म कर गए थे, बट आई थिंक इट वाज टू अर्ली फॉर हिम एट दैट टाइम एज वेल। एग्जैक्टली। बट सरफराज के साथ ऑफ कोर्स एडवांटेज ही एज अ मेंटोर भी हो सकते हैं, और बड़ी रिस्पेक्टेड कप्तानी की है उन्होंने, तो सारे उनके शागिर्द ही हैं जो सारी हमारी टीम खेले। इमरान भाई आपसे आखिरी कमेंट लूंगा, जल्दी से मुझे बताइएगा कि क्या आपकी खबरें क्या कह रही हैं, एज ए चीफ सिलेक्टर आप किसको देख रहे हैं? देखें, ये तो अभी हमें नहीं पता कि चीफ सेलेक्टर कौन है। कोई नाम तो एक दो होंगे, चल रहे होंगे। देखिए, इकबाल कासिम का नाम अभी ज़ेरे गर्दिश है, और उनके साथ उमर गुल को भी कहा जा रहा है कि शायद उनको भी शामिल किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी में। लेकिन अभी जो सरफराज की बात हो रही थी उसमें ये है कि ये शायद आपके पूरे स्क्वाड में वाहिद प्लेयर होंगे जो इंडिया में खेले होंगे। आपके अभी जो 14 स्पिन को बहुत अच्छा खेलते सिद्दीकी साहब। हाँ बिल्कुल, और वो इंडिया में खेले ही नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट वहाँ पे खेला था 2016 में। हाँ, तो अभी हमारी करंट टीम में तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो वहाँ पर खेला, और सिर्फ सरफराज ही है जिन्हें वहाँ खेलने का तजुर्बा है। तो उनको अगर वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं भी होते हैं तो फिर भी आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल एक सिलेक्शन साबित हो सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले इकबाल कासिम साहब थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि सरफराज अहमद को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अगर वो सिलेक्टर आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो सरफराज के साथ जाऊंगा। बिल्कुल, कोई भी सिलेक्टर होगा जो कि क्रिकेट को समझता होगा, जो कि भारत में खेला होगा, वो यही कॉल लेगा। हारिस को देखें, उनको अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिल रही है, लेकिन वो उसको ग्रैब उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह उनका पोटेंशियल है। और मैं तो आंखें बंद करके उनको किसी भी T20 टीम में शामिल जरूर करूंगा, लेकिन ओडीआई में सिलेक्शन के लिए मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा 2-3 सीजन लिस्ट से मैचेस खेलें, तो उसके बाद वो कैपेबल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शहरा मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। खबरात आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अभी भी खबर आई है कि कोचेस के हवाले से फैसला कर लिया गया। अच्छा फैसला है, क्योंकि वर्ल्ड कप तक यही कोचेस रहेंगे, तो यकीनी तौर पर बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। कल के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।